नमस्ते स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो सेशन में नियामक ज्यामिति के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं। यदि एक बिंदु दिया हुआ है, यदि r का मान दिया हुआ है बिंदु का 5,6 बिंदुओं ए यानी दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ए बी का मध्य बिंदु है, जो r है वो मध्य बिंदु है। चलिए इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ ए बी एक रेखाखंड हम लोग खींचेंगे। ये ए है, ये बी है। ए का मान दिया हुआ है 6,5 और बी का मान दिया हुआ है 4,y। इसका मध्य बिंदु जो r है इसका मान दिया हुआ है 5,6। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि y का मान क्या होगा। इसके लिए y का मान बताना है, तो मध्य बिंदु से हम लोग चलेंगे। मध्य बिंदु बराबर, फार्मूला आपको याद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x1 का मान लिखेंगे 6 प्लस x2 का मान लिखेंगे 4 बट्टा के नीचे 2 कॉमा y1 का मान 5, यहाँ से x1 y1 और यहाँ x2 y2, यहाँ से मान आप लिखेंगे। y2 का मान है y बट्टा के नीचे 2। मध्य बिंदु का मान यहाँ पे r का मान दिया हुआ है 5,6, तो मध्य बिंदु के सामने यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। 4 और 6 यहाँ पे जुटेगा तो यहाँ पे 10 होगा, 10/2 कॉमा 5 प्लस y बट्टा के नीचे 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 5,6 बराबर, ये 10 2 से कट जाएगा 5 मरतबे, यानी 5,5 प्लस y/2। हमको यहाँ पे y का मान बताना है यहाँ पे सवाल में, तो हम लोग यहाँ पे भुज और कोटि के नियम से, यानी भुज कोटि को बराबर करेंगे। यहाँ पे अगर भुज को बराबर करते हैं तो 5 बराबर 5 आएगा, और यहाँ पे कोटि को बराबर करते हैं तो 6 बराबर 5 प्लस y/2 आएगा। हमको तो y का मान चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कोटि को बराबर करने पर लिखेंगे, यानी कि इसीलिए देकर लिखेंगे 6 बराबर 5 प्लस y/2। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, क्रॉस गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना होगा 5 प्लस y में, तो 5 प्लस y बराबर 2 में 6 से गुना होगा, 6 दूनी 12। जब y के मान हम लोग निकालने के लिए 5 को उधर भेजेंगे तो 12 में से घटाओ 5 लिखाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में जाएगा। y का मान आएगा अपना 7। y का मान आएगा 7, यानी 27 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा 7। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। बिंदुओं यानी 6,-5 एवं -2,11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, p हो तो p का नियामक यानी p का मान क्या होगा। यहाँ पे p का मान फिर पूछा जा रहा है मध्य बिंदु के ही नियामक से। तो यहाँ पे एक हम लोग पिक्चर बनाएंगे। यहाँ पे दो बिंदु नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपना से मान सकते हैं a और दूसरी बिंदु b। पहली बिंदु का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6,-5, और दूसरी बिंदु का मान है -2,11, और बीच में जो मध्य बिंदु होगी मान लेते हैं r, इसका मान 2, p दिया हुआ है। तो हम लोग मध्य बिंदु के फॉर्मूला से मध्य बिंदु बराबर 6 प्लस x1 का मान 6 और x2 का मान माइनस में 2 है बट्टा के नीचे 2 कॉमा y1 का मान 5 और y2 का मान प्लस का 11 बट्टा के नीचे 2। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे। मध्य बिंदु का मान हमको पहले से पता है 2, p लिखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस जब कोष्ट में गुना होगा, यहाँ पे कोष्ट के आगे प्लस है, प्लस माइनस का गुना होगा माइनस, यानी कि 6 - 2 बट्टा के नीचे 2 कॉमा यहाँ पे प्लस और माइनस के कारण घट जाने की वजह से होगा 6/2, 2 से कट जाएगा 3 मरतबे। अब यहाँ पे 2, p बराबर 4/2, 3, 2 से कट जाएगा ये 2 मरतबे, यानी 2, p बराबर 2, 3। अब यहाँ पे हमको p का मान बताना है, इस सवाल में p का मान बताना है। तो p है कोटि,
पी को आप यहाँ पे देखेंगे तो भुज कोटि के अनुसार यहाँ पे पी क्या है, कोटि है, तो कोटि से कोटि को बराबर करेंगे तो कोटि में यहाँ पर इस तरफ 3 है, तो यानी पी का मान जो हो जाएगा, पी का मान जो होगा वो 3 होगा, यानी 3, बी नंबर सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न के लिए बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, 4 और 0, 6 है तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, ये बताना है। तो आप केंद्रक का फॉर्मूला जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये केंद्रक का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर बैठाइए, माना जाएगा। x1 का मान यहाँ से 2 रखाएगा। देखिए 3 बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 बिंदु यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहीं से x1 का मान, x2 का मान, ये है पहला 2 जो है x1 का मान है, 0 जो है x2 का मान है, और 4 जो है x3 का मान है। तो हम लोग बैठाते हैं 2 प्लस 0 प्लस 4 बट्टा के नीचे 3, y1 का मान 4 है, y2 का मान 6 है, y3 का मान -1 है, तो यानी 4 प्लस 6 -1/3। यहाँ पे सारा प्लस में जुटेगा, यानी 4 2 6 हो जाएगा, 6/3, और 4 और 6 10, और 10 में से एक घटेगा 9, 9/3, 3 से कट जाएगा 9, 3 मरतबे, 3 से कट जाएगा 6, 2 मरतबे, यानी अपना पास बिंदु जो प्राप्त होके आएगा वो आएगा 2, 3, यानी यही है केंद्रक का नियामक। तो ये केंद्रक के डायरेक्ट हम लोग फार्मूला बैठा करके इसका मान निकाल लिए हैं। आपको फार्मूला भी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो 2, 3 देखिए इसमें कहाँ पर है, ए नंबर में 2, 3, यानी पहला नंबर ही उत्तर सही होगा 29 के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न में है, कह रहा है कि बिंदु -6, -7 का कोटि क्या है। -6 एक बिंदु दिया हुआ है, -6 और मतलब कि एक बिंदु है -6, -7, तो इसमें भुज कोटि दिया हुआ है, तो इसमें भुज पहला वाला भुज होता है, x का मान भुज, यानी यहाँ पे जो है -6 ये x का मान है, और जो -7 है ये y का मान है, तो x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे हमको भुज कोटि का मान बताना है, तो हमको कोटि बताना है, तो कोटि का मान यहाँ पे -7 है, तो -7 यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक अगर 2, 5 है तो 5 को क्या कहते हैं। यानी यदि किसी P के निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 2, 5, तो इसमें 5 को क्या कहेंगे। इसमें 2 और 5 जो है, तो इसमें तो हम लोग 2 जो है ये x का मान है, और y का मान यहाँ पे 5 होगा, यानी 5 जो है y का मान है, यानी 2 जो है भुज का मान है, 5 जो है कोटि का मान है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है ऑप्शन में। पी की भुज है, ये 5 के बारे में कहना है, ये 5 है क्या, तो ये तो पी का कोटि कह सकते हैं कि है, क्योंकि 2 भुज है तो 5 क्या है, कोटि है। तो पी के भुज गलत है, क्योंकि पी का भुज नहीं है, 5 कोटि है पी का, तो पी का पी की कोटि है 5, तो हाँ ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही होगा, क्योंकि 5 जो है इस बिंदु के लिए पी के क्या है, कोटि है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में मतलब स्थित है। तो आपको चतुर्थांश के बारे में पता ही होगा। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। प्रथम चतुर्थांश में मान जो होता है प्लस प्लस होता है, यानी दोनों मान प्लस होंगे, और दूसरा चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस होता है। तीसरा चतुर्थांश जो होता है इसमें दोनों के दोनों माइनस कॉमा माइनस होता है, माइनस कॉमा माइनस। हमको बताना है तृतीय चतुर्थांश, तो ये वाला है, यानी माइनस कॉमा माइनस वाला, यानी दोनों भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस। बताइए भुज कोटि माइनस दोनों के दोनों माइनस में हो, तो ये तो बी नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए बी नंबर जो ऑप्शन है यही है, तृतीय चतुर्थांश का मान है। और जो चौथा चतुर्थांश जो होता है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है, तो ये होता है पहला वाला प्लस होता है और दूसरा वाला माइनस, यानी भुज का मान प्लस इस चतुर्थांश में और कोटि का मान माइनस होता है। तो ये आप चतुर्थांश चारों याद रखते हैं तो इससे क्वेश्चंस रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको अच्छे से सारा बन जाएगा क्वेश्चन सब। हम लोग 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। करा एक्स अक्ष का समीकरण है, यानी एक्स अक्ष का, इसके लिए फिर ग्राफ हम लोग खींचेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है एक्स अक्ष।
तो यहाँ पे हमको बताना है एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष के लिए। तो एक्स अक्ष का समीकरण होगा यहाँ पे आपको y बराबर 0। ये क्यों होगा इसके लिए हम लोग समझते हैं। देखिए x का मान जब 0 होगा तो x का मान 0 तो y अक्ष पे होता है, लेकिन x अक्ष के लिए समीकरण बताना है। आपको शायद ये बात याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये y अक्ष है, तो y अक्ष पे हम लोग पढ़े हुए हैं कि y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होता है और x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो हमको तो x अक्ष के समीकरण पूछा गया, यानी x अक्ष पे क्या होगा y का मान, तो 0, यानी इसीलिए बी नंबर उत्तर सही होगा। x अक्ष के बारे में पूछा गया, इस वाला अक्ष के बारे में पूछा गया, इसीलिए y का मान क्या होगा, 0। और यही पूछा जाता y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x बराबर 0 होता, y अक्ष पूछता तब। अब यहाँ पे x अक्ष कहा गया, इसीलिए यहाँ पे होगा y बराबर 0। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु 2,3 की यानी दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, यानी मूल बिंदु से दूरी बताना है 2,3 के। मान लीजिए एक ग्राफ है, मतलब एक रेखा है जो मूल बिंदु है, यानी ओ 0,0 है मूल बिंदु। यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है P जिसका मान है 2,3। तो इस मूल बिंदु यानी 0,0 से इस बिंदु P का दूरी बताना है क्या। तो इसके लिए तो हम लोग इतना आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला पे मान बैठा देंगे। ये x का मान है और ये y का मान है। आप यहाँ पे बिंदु में ध्यान देंगे, ये x का मान है और ये y का मान है। फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हम लोग मान बैठाएंगे। x का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर, y का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर, और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, यानी रूट का 13। यानी मूल बिंदु के जो दूरी आएगा, मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी जो आएगा वो आएगा कितना, रूट में 13। रूट में 13 ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 34 के लिए। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि दो बिंदु जैसे P और एक Q है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या है। तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी बताना है। इससे पीछे वाला जो सवाल को हम लोग अभी देखें वो मूल बिंदु से दूरी बताना था, यहाँ पे दो अलग अलग बिंदु से दूरी बताना है। फिर इसके लिए मान लेते हैं हम एक रेखा खींचते हैं। तो एक रेखा है, एक P रेखा P बिंदु है और एक Q बिंदु है। तो P बिंदु का मान है 2,3, Q बिंदु का मान है 4,1। अब इसके बीच की दूरी बताना है। तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर यानी पी क्यू बराबर, यानी पी क्यू की दूरी रूट अंडर x1 तो x1 यहाँ पे 2 होगा, x2 यहाँ पे 4 होगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे। अब 2 घटेगा 4 में से, यानी माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर आपका होगा मान रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट अंडर आपका आएगा 8। यानी जब हम लोग इसको रूट से हल करके निकालेंगे बाहर तो 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 का जोड़ा पुरेगा 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 का जोड़ा नहीं पुरेगा इसलिए 2 अंदर आ जाएगा, यानी 2 रूट 2 आंसर आएगा। यानी इसका जो दूरी आएगा यहाँ पे इस P और Q के बीच की दूरी ये आएगा 2 रूट 2। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे मूल बिंदु का हमको निर्देशांक बताना है। तो इसके लिए तो हम लोग को याद है कि हम मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, 0,0, इसीलिए डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 36 के लिए डी नंबर सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है बिंदु जो P है, एक बिंदु है P जो x, y की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो ये तो x, y दे रहा है, x का मान x है, y का मान ही y है। तो मतलब फॉर्मूला ही हमको पूछा जा रहा है। मतलब ऐसे बताइए कि जब एक मूल बिंदु 0,0 है ओ और एक P बिंदु जो है x, y है, तब इसका मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, यानी फार्मूला ही रह जाएगा, क्योंकि x का मान x है और y का मान y है। तो ये फार्मूला है। इसीलिए आप देख लीजिए यहाँ पे किस ऑप्शन में है, एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष इतना हम आपको दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, ओ दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। तो
ओ ए बी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष हम दे रहे हैं, शीर्ष का नियामक। इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा बताइए। तो हम लोग इस त्रिभुज को एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अगर त्रिभुज का आप निर्माण न भी करते हैं तो फिर भी ये सवाल बनाया जा सकता है, ऐसे ही समझने के लिए हम बना देते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर है ओ, ये है ए और ये है बी। तो इस ओ का नियामक दिया हुआ है 0,0, ए का नियामक दिया हुआ है a,0, बी का नियामक दिया हुआ है 0,b। अब यहाँ पे हमको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 √x1, x1 से शुरू होता है, और x1 इंटू y2 माइनस y3। तो उसमें मान हम लोग रखेंगे, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। चलिए मान रखते हैं हम लोग। x1 का मान बताइए क्या है। x1 का मान यहाँ पे, x1 का मान इसको लिखेंगे, x2 का मान हम लोग यहाँ लिखेंगे, x3 का मान यहाँ, फिर y1 का मान यहाँ, y2 का मान यहाँ, y3 का मान यहाँ से। अब वहाँ से मान देख देख करके आपको बताना है। चलिए, x1 का मान 0 है, तो हम लोग इस बॉक्स में कोई मान नहीं रखेंगे। ये हम लोग पिछले सेशन के वीडियो में हम लोग इसे चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जब कभी भी कोष्ट के आगे जब मान 0 आ जाए तो 0 से जब गुना होगा उस बॉक्स में यानी उस कोष्ट में, तो उस मान के पूरे को 0 कर देगा, तो इसमें मान रखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे है प्लस x2 का मान a है, तो यहाँ पे तो हम लोग मान रखेंगे। अब बताइए y3 माइनस y1, तो y3 का मान है b, तो यहाँ पे होगा b, माइनस y1 का मान है 0, फिर प्लस 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 आपको x3 का मान है 0। जब x3 का मान 0 है तो हम कोष्ट के अंदर कुछ नहीं लिखने वाले, क्योंकि जब जैसे 0 से गुना होगा इस कोष्ट में तो वो 0 कर देगा। उसमें कोई y2 y1 का मान रखने का आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर है 1/2, और 0 से जब यहाँ इस बॉक्स में गुना होगा 0, प्लस a में b से गुना होगा यहाँ ab, प्लस 0 से बॉक्स में गुना होगा 0। अब अब 0 के 2 0 का में कोई वैल्यू नहीं, ab बचेगा, तो 1/2 और गुना में ab। बताइए 1/2 ab, इसमें से कौन है 1/2 ab, ये बी नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए 38 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु -4,3 की स्थित किस पाद में है। यानी कि ये स्थिति जो है यानी किस पाद में स्थित है, यानी जो -4,3 जो है ये किस पाद में स्थित है। हम लोग पाद के बारे में अभी तुरंत चर्चा किए थे। इसमें प्लस प्लस होता है, और इसमें माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। तो चलिए देखते हैं। माइनस का 4 है, यानी पहले वाला माइनस में है और दूसरा वाला प्लस में है, यानी दूसरा पाद का दिख रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, x का मान यानी भुज का मान माइनस में है और कोटि का मान प्लस में है। इसका मतलब है कि ये द्वितीय पाद का है, इसीलिए बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, तो इसमें कह रहा है कि 13,19 है ना, तो 13,19 मान लेते हैं। यहाँ पे जो है ये y का मान 19 है, y का मान यहाँ 19 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके होता है ना रेखा, तो यहाँ पे हम 19 डायरेक्ट ले लिए, और 13 जो है ये x का मान ले लिए यहाँ। तो इस दोनों के जो सीके सीके यहाँ पे जो बिंदु आने वाला है, इसके सीके यहाँ, तो यही ना बिंदु आने वाला है 13,19। ठीक है, यह है x डैश y डैश और y। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, करा x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई x अक्ष पर किस बिंदु से, तो 13,19 बिंदु, यानी जो ये बिंदु हम लोग प्राप्त किए हैं यहाँ बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं, तो P बिंदु जो प्राप्त किए हैं, इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए x अक्ष यहाँ पर है, नीचे ये सुतल वाला रेखा जो है यानी कि जो क्षैतिज रेखा है। अब इससे जो ऊपर दूरी ना पाएगा इस बिंदु तक के दूरी, तो ये 19 तक जाएगा, यानी इसके सीखे तक, तो 19 लंबाई होगी। कितना लंबाई होगा 19। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बिंदु हमको दिया गया था उससे लंबाई नापेंगे x अक्ष को, तो y का मान जो इसमें होगा ना, वही मान जो होगा इसकी लंबाई होगी।
उतना सेंटीमीटर यानी 19 सेंटीमीटर यानी 19 होगा। 40 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा 19, क्योंकि लंब की लंबाई 19 होगी। चलिए हम लोग 41 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो हम लोग पाद के बारे में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, यानी चतुर्थांश को ही पाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो है चतुर्थांश, तो पहला चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा में आपका हो गया माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में आपका हो गया माइनस माइनस, चौथा चतुर्थांश में आपका हो गया प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है, दोनों का मान यानी भुज कोटि का मान, यानी दोनों का दोनों मान जो है वो माइनस में है। तो यानी तीसरा चतुर्थांश में ऐसा कंडीशन है, यानी स्थिति होता है, इसीलिए होगा तृतीय यानी चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, यानी 41 का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, 42 प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी, चलिए एक ग्राफ खींचेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। ये हो गया आपका वाई, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स। अब कह रहा एक्स अक्ष से दूरी। अच्छा हम लोग पहले एक बैक करते हैं, थोड़ा पीछे एक सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ 40 को गौर से थोड़ा समझेंगे और देखेंगे। ये क्षैतिज रेखा जो है, नीचे जो रेखा सूता हुआ जो रेखा है, तो ई रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स डैश और एक्स वाला रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और इस एक्स अक्ष से जो दूरी निकाला गया है ऊपर, लंब की लंबाई जो बताने के लिए यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे कितना था लंब की लंबाई 19, यानी एक्स अक्ष से थोड़ा भी ऊपर जाएंगे या थोड़ा भी नीचे आएंगे, ठीक है, या थोड़ा भी नीचे या थोड़ा भी ऊपर जाएंगे तो वो y का मान हमको काउंट होगा। यानी ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी है वो y का मान बढ़ेगा। नीचे भी आएंगे तो माइनस में 1 2 3 4 5, नीचे में -1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3 होता है, तो माइनस में भी y का मान आएगा। यानी एक्स अक्ष से ऊपर जाने पर यानी किसका मान पता चलता है, y का, y यानी कोटि का। और एक्स अक्ष से नीचे भी आने पर किसका मान पता चलता है, यानी कोटि का। अब चलिए उस सवाल में हम लोग थोड़ा गौर करते हैं। अब इस सवाल में कह रहा है कि किसी बिंदु यानी किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाएगी। तो एक्स अक्ष से जो दूरी कहलाएगी, ऊपर हो या नीचे हो, वो कहलाएगी कोटि। इसीलिए कोटि यानी वाई का मान, या तो वाई का मान ऊपर बढ़ेगा प्लस में, न तो नीचे मान घटेगा यानी माइनस में, तो वो दूरी कहलाएगी क्या, वाई का मान यानी कोटि का मान। इसीलिए 42 का सही उत्तर हो जाएगा कोटि। 43 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक जो है वो 2,3 है एवं -6,7 है, यानी हो तो उसके केंद्र के नियामक बताना है। चलिए हम लोग एक वृत्त का निर्माण करते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। अब कह रहा है कि इस वृत्त के व्यास के सिरा के हम लोग क्या दे रहे हैं, बिंदु दे रहे हैं, व्यास के सिरा यानी व्यास, ये व्यास है। तो एक सिरा ये हो गया, एक सिरा क्या हो गया, यानी एक सिरा इस तरफ हो गया, एक सिरा आपको उस तरफ हो गया। फिर से एक वृत्त हमको बनाने दीजिए। जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया। अब कह रहा है इसमें कि हम आपको वृत्त के एक सिरा से दूसरी से, यानी एक सिरा और ये वाला सिरा कि यानी हम नियामक दे रहे हैं। एक सिरा के नियामक 2,3 दे रहे हैं, दूसरी सिरा के नियामक -6,7 दे रहे हैं। तब केंद्र का नियामक पूछ रहा है। केंद्र तो एकदम बीचों बीच में होता है। अगर किसी रेखा के एकदम बीचों बीच का जो बिंदु होता है उसे मध्य बिंदु कहते हैं। तो मध्य बिंदु के नियामक के सूत्र से ही आपका ये केंद्र बिंदु पता चल जाएगा। चलिए मध्य बिंदु का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो मध्य बिंदु में x1, तो x1 का मान 2 है, x2 का मान -6 है, बट्टा के नीचे 2, कॉमा y1 का मान 3 है और y2 का मान 7 है, बट्टा के नीचे 2। अब इसको हल करेंगे, यही आएगा केंद्र बिंदु, यानी यहाँ का मान आ जाएगा, वृत्त का केंद्र पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 -6 बट्टा के नीचे 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा इसीलिए -6। यहाँ पे 7 3 हो जाएगा 10, 10 बट्टा के नीचे 2, 2 से कट जाएगा 10, 5 मरतबे। और यहाँ पे घट के आएगा माइनस का 4 बट्टा के नीचे 2, 5, 2 से कट जाएगा -2 मरतबे, यानी -2, 5, -2,
-2, यानी केंद्र बिंदु का मान कितना है -2, -2, देखिए ए नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि बिंदुएं ए और बी हम आपको दे रहे हैं और सी भी दे रहे हैं, यानी ए बी सी 3 बिंदु दे रहे हैं जो संरेख है, तो एक्स का मान बताइए। तो संरेख होने के लिए आपको अच्छे से शर्त पता होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कितना आ जाए 0। तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं 1/2। तो लेकिन संरेख में हम लोग 1/2 नहीं रखेंगे, इसे रखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और x1, तो x1 के मान डायरेक्ट बैठाएंगे हम लोग, x1 फार्मूला नहीं लिखने वाले। यहाँ पे ये x1 है और यहाँ पे ये x2 है, यहाँ पे ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। अब x1 का मान बताइए, x1 का मान x है। अब y2 का मान बताइए, y2 का मान -4 है, और माइनस में फॉर्मूला होता है y2 - y3। तो y3 का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, फिर प्लस x2 का मान, तो x2 का मान कितना दिया हुआ है -3, फिर कोष्ठ के अंदर y3 - y1 का मान है -5, और प्लस में y1 का मान कितना है 2, तो -2 हो जाएगा, और फिर प्लस आपको x3 का मान, तो x3 का मान कितना है 7, और y1 - y2, तो y1 का मान क्या है, y1 का मान आपका हो गया 2, तो 2 में से घटाओ y2 का मान हो गया -4, तो माइनस माइनस यहाँ पे +4 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है, बराबर में 0। ये हो गया आपका संरेखी की शर्त, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में क्या लिखना है 0। 1/2 को जब हम गुना में है तो भाग में भेजेंगे 0 की तरफ, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 1/2 न भी लिखेंगे तो चलेगा। हम लोग सीधा लिखेंगे x, और यहाँ पे घट के आएगा 1 से गुना होगा x में x होगा सीधा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे -7 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7×3 21, और यहाँ पे 4 और 2 6, और 6 7 42, प्लस का आएगा 42, बराबर का इधर 0। अब यहाँ पे x + 42 और 21 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 63, बराबर में 0। यानी x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो क्योंकि प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी x का मान आएगा 63। x का मान 63 आएगा माइनस में, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा 44 के लिए। 45वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। y का मान करा 10 का आरेख कैसी सरल रेखा होगी, यानी x अक्ष के समानांतर होगी, या y अक्ष के समानांतर होगी, या मूल बिंदु से जाती हुई गुजरेगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ग्राफ है, जैसे y है, नीचे y डैश है, x डैश है, यहाँ पे x है। अब इसमें कहा जा रहा है कि y का मान 10 है, तो मान लीजिए y का मान यहाँ पे 10 है, कितना है 10 है। अब इससे आलेख खींचा जाएगा, यानी एक आलेख खींचा जाएगा, आलेख खींचा जाएगा, तो ये रेखा ऐसे खिंचाएगा, इस पे 10 पे मैं, ठीक है, एक रेखा खिंचाएगा। तो 10 पे जो रेखा खिंचाएगा, इस 10 पे मैं y का मान क्योंकि 10 है, तो इस रेखा यानी जो 10 पे मैं रेखा खिंचाया है, ये रेखा क्या होगी, यहाँ पे मान लीजिए 10 है, फ्रेश बनाते हैं एक रेखा खींच करके, ये रेखा, तो ये रेखा आपको किसके समानांतर दिख रहा है, x अक्ष के समानांतर आपको ये रेखा दिख रहा है, 10 वाला रेखा, y का मान जो 10 है, ये वाला रेखा। इसीलिए हम कह सकते हैं y का मान 10 है, तो ये कैसी सरल रेखा होगी, तो x अक्ष के समानांतर, यानी ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 46 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कराएंगे बिंदुओं ए 4,5 है तथा बी जो है वो 6,5 है, तो मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, यानी मध्य बिंदु का मान हमको बताना है। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ना तो लिखना है तो आप लिखिए x + 2/2, y1 + y2/2, ठीक है, इसमें मान बैठाइए। x1 का मान है 4 प्लस x2 का मान है 6 बटा के नीचे 2, y1 का मान है 5 प्लस y2 का मान है 5 बटा के नीचे 2, 6 और 4 10, 10/2, 5 5 10, यानी 10/, इधर भी 2। अब 2 से 2 से 5 कट 10 कट जाएगा 5 मरतबे, 2 से फिर 10 कट जाएगा 5 मरतबे, यानी मान आएगा 5,5, यानी मध्य बिंदु का नियम क्या आएगा 5,5, यानी बी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वें प्रश्न को देखेंगे। बिंदुओं -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, यहाँ भी मध्य बिंदु पूछा जा रहा है।
हम लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, मान बैठाएंगे। x1, तो x1 का मान यहाँ पे 10 है, प्लस x2 का मान 6 है, बटा के नीचे 2, और y1 का मान 6 है, और y2 का मान माइनस का 10 है, बटा के नीचे 2। इसको हल करेंगे, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, बटा के नीचे 2। यहाँ भी 10 में से 6 जाएगा, माइनस का, यहाँ भी माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि 10 माइनस में है, 12 वाला संख्या माइनस में है। यहाँ भी माइनस का कितना बचेगा, 4, बटा के नीचे 2, 2 से कट जाएगा -2 मरतबे, 2 से कट जाएगा, यहाँ भी -2 मरतबे, यानी मध्य बिंदु का नियामक आएगा -2, यानी आपका डी नंबर सही उत्तर होगा 47वें प्रश्न के लिए। चलिए 48वें प्रश्न हम लोग देखेंगे। बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी, यानी दो बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु मान लेते हैं ये है, एक बिंदु बी है, बीच की दूरी बताना है। तो बीच की दूरी के लिए आपको अच्छे से फार्मूला याद है कि रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान 5 है, x2 का मान -1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से फार्मूला में प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, तो y1 का मान 7 है, y2 का मान माइनस का 3 लिखेंगे का स्क्वायर। अब यहाँ पे घट जाएगा, 5 में से 1 घटेगा, 4 होगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा 7 में से 3 घटेगा 4, तो यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 16 रूट में हो जाएगा 32, तो बाहर निकलेगा आपको क्या, 32 को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 2 से होगा 16, 2 से होगा 8, 2 से होगा 4, 2 से होगा 2, तो 2 2 2 को 2 के जोड़ा पुर गया, यानी 4 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 बच जाएगा, यानी 4√2, 4√2, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न के लिए। हम लोग अगले प्रश्न 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। अच्छा, यानी ये प्रश्न हम लोग पीछे देखें, वहाँ पे कहा गया था कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहेंगे। यहाँ कह रहा है y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ग्राफ है, तो ये हो गया आपका, ये वाला रेखा जो हो जाता है ये हो गया y अक्ष, ठीक है, और ये वाला जो आपका रेखा हो गया ये हो गया x अक्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि y अक्ष से, यानी y अक्ष ये है, तो इससे दूरी उस बिंदु को क्या कहला। मान लीजिए एगो बिंदु को यहाँ है, तो इस y अक्ष से यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी, ये दूरी क्या कहलाएगा, ये दूरी क्या कहलाएगा, तो ये दूरी कहलाएगा, पता है क्या कहलाएगा, यानी कहलाएगा x के निर्देशांक। क्या कहलाएगा, x के निर्देशांक। क्यों कहलाएगा, क्योंकि मान लीजिए y अक्ष पे तो y का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, y अक्ष पर है ही, y का मान y अक्ष पर है। पर जैसे ही अगर इधर बढ़ता है, दाईं ओर बढ़ता है या बाईं ओर बढ़ता है, तो दाईं ओर भी उसको x का मान भेटाएगा, बाईं ओर भी x का मान भेटाएगा, प्लस माइनस में। तो इसीलिए y अक्ष से जब दूरी पूछा जाएगा तो वो कहलाएगा x के निर्देशांक, या भुज कह सकते हैं, लेकिन भुज तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग x के निर्देशांक में टिक मारेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा दो बिंदु, यानी दो बिंदु P, जैसे पहला बिंदु है P, दूसरा है Q, और x का मान 2 है, एक बिंदु है 3 का मान -6 के बीच की दूरी अगर 10 इकाई है तो x का मान निकालना है। यानी एक कोई रेखा है, ठीक है, ये एक कोई रेखा हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है, तो P का मान है x का मान 2, और यहाँ Q का मान है 3 का मान -6, और रूट बीच के P और Q के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 इकाई। कितना दिया हुआ है, 10 इकाई। यहाँ दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पे हमको दूरी पता है, दूरी नहीं निकालना है, दूरी पता है। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर, रूट अंडर नहीं लिखेंगे, जब दूरी पता रहे तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पी क्यू का दूरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर x1 का मान बताइए क्या है, तो ये बिंदु, ये x1 का मान होगा, यहाँ y1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, यहाँ y2। हम ऊपर लिख दिए, आपको सवाल में लिख दिए हैं x1 x2 का मान, आप वहाँ से देख के बताइए। x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका x है, x2 का मान कितना है, 3 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान बताइए क्या है, y1 का मान आपका है 2, और y2 का मान है -6, तो यहाँ
फार्मूला में माइनस और वो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इधर होगा, 10 दाई 100, ये फार्मूला पे बैठ जाएगा। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाला फॉर्मूला पे बैठेगा क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो -2 × x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 8 8 64, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, सॉरी 100 का, 10 का स्क्वायर 100 लिख चुके हैं हम लोग। अब इसको एक्स स्क्वायर 100 को उधर भेजेंगे तो इधर 0 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6x प्लस का 3 तिहाई 9 प्लस का 8 8 8 64 और माइनस का 100 क्योंकि प्लस में 100 था। अब यहाँ पे हम लोग इसको बगल में हल करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और 64 घट जाएगा 100 में से तो कितना बचेगा आपका 36, और 36 जुट जाएगा आपका कितना 9, 36 9 जुट जाएगा क्योंकि 9 प्लस में है, तो आपका हो जाएगा कितना 36 और 9 आपका हो जाएगा 45। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस का 45, यानी 0 को उधर भेज देंगे और इसको इधर कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45 बराबर में 0। अब बीच वाला को तोड़ के कॉमन निकाल के एक्स का मान निकालेंगे। चलिए हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। यहाँ पे बीच वाला को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 9 45, 45 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लगेगा 3 से 15, फिर 3 से लगेगा 5, यानी 3 3 3 गुने 3 गुने 5, यानी 3 गुने 3 गुने 5 में सेटिंग करना है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 5 में नहीं होगा सेटिंग प्लस माइनस करने पे क्योंकि हमको लाना है बीच में 6। चलिए 5 तिहाई 15 और 15 3 को सेटिंग करेंगे तो फिर भी नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे कुछ गलतियाँ किए हैं, जैसे माइनस का, यहाँ पे माइनस का 100 है तो माइनस में 36, तब प्लस और -9, तो यानी रुकिए इसको हम लोग ठीक करते हैं, यानी इस बगल में आपको हल करके हम बता रहे हैं, यानी 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9 और माइनस का बचेगा 36, यानी 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 6 और 36 में से 9 घट जाएगा, ठीक है, यानी 36 में से क्या घट जाएगा 9 घट जाएगा, तो आपका बचेगा माइनस का कितना 27, माइनस का बचेगा 27। अब यहाँ पे इसको हम उल्टा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस में कितना होगा 27। अब इसको हम लोग तोड़ के हल करेंगे, ठीक है, तब 27 को हम लोग तोड़ेंगे तो 27 को 3 से लगेगा 9, ठीक है, 3 से लगेगा 3, यानी 3 गुने 3 गुने 3 में हमको पुराना है 6, तो 3 तिहाई 9 और प्लस माइनस एक बार 3 करके देखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा घटाने पर, तो यहाँ पे हम लोग घटाने पर सेटिंग कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में कितना एक्स स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6 चाहिए, माइनस का 9 प्लस का लिखेंगे 3x माइनस का 27 और कॉमन लेंगे यहाँ पे तो एक्स कॉमन होगा तो x माइनस और यहाँ पे बचेगा आपका 9, और यहाँ पे जब 3 प्लस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस बचेगा आपका 9 बराबर का 0, यानी x माइनस 9 और x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर एक प्लस में 9 आएगा और x का मान एक माइनस में 3 आएगा, तो प्लस में 9 आएगा और x का मान माइनस में 3 आएगा, तो यहाँ पे x का मान के लिए ना दो संभावना है, यानी x का मान प्लस में भी 9 आएगा और x का मान माइनस में भी एक 3 है, तो यानी इसमें बी और सी इसका दोनों आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, इसका दोनों आंसर सही है तो आप दोनों में टिक मारेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यानी इसमें बी और आपका सी यानी दोनों आंसर सही होगा 50 नंबर के लिए, ठीक है। आप अगला प्रश्न में हम लोग चलेंगे, यदि बिंदु
4, a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या है? यानी 4, a जो है ये x का मान हो गया, एक y का मान हो गया। इसके लिए समीकरण एक दिया है 2x - 3y बराबर 5। अब इसमें करा है कि हमको a का मान बताइए, तो x का मान कितना है? x के सामने क्या है? 4, y के सामने क्या है? a। तो 2 गुने x का मान रखेंगे 4 माइनस 3 गुने y का मान रखेंगे a बराबर 5। 4 दूनी 8 माइनस 3a बराबर में 5, यानी माइनस का 3a बराबर में 5 माइनस में 8, यानी माइनस का 3a बराबर में माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 1 मरते यानी a का मान आएगा 1, a का मान प्लस का 1, यानी 51 के लिए सही उत्तर होगा a नंबर। 52 नंबर प्लस हम लोग प्रश्न देखेंगे, यानी बिंदुओं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगी थी। तो एक रेखा वाला सवाल है कि एक रेखा है, मान लीजिए एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, इसका 9, 3 है और इसका 15, 11 है, इसके बीच की दूरी। तो रूट अंडर वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 9 माइनस यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 9 - 15 का स्क्वायर और इधर 3 - 11 का होल स्क्वायर, यानी 15 में से 9 घटेगा तो 6 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस में इधर 3 घटेगा तो यानी माइनस का 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 6 36 प्लस और 8 64, 36 64 हो जाएगा, रूट के अंदर 100 होता है 10 का वर्ग, इसीलिए 10 इकाई कथी हो जाएगा इसके बीच की दूरी, यानी बी नंबर सही उत्तर होगा 52 के लिए। चलिए इस सेशन के हम लोग सारे प्रश्न को देख लिए हैं, अगले वीडियो सेशन में हम लोग मिलते हैं। अगले वीडियो सेशन में हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम से, उससे करीबन 40 नंबर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें पहले फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि उस वीडियो सेशन का आपको पढ़ाया गया जो भी ऑब्जेक्टिव है अच्छे से समझ में आए, क्योंकि फार्मूला याद रहने से आपको त्रिकोणमिति समझिए आसान लगेगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो त्रिकोणमिति थोड़ा भारी लगने लगता है, क्योंकि उसमें फार्मूला थोड़ा ज़्यादा है। तो आप पहले फार्मूला कंप्लीट करेंगे, तब वो वीडियो सेशन के वीडियो देखेंगे, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।